नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह चौहान, माध्यमिक शिक्षक, विषय विज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8, अध्याय 1, भाग 2। प्रिय विद्यार्थियों, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन इस अध्याय में हमने उर्वरक एवं खाद तक का अध्ययन इसके पिछले वीडियो में किया। अब हम इस वीडियो में देखेंगे सिंचाई। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए हमें जल की बहुत अधिक आवश्यकता है, इसी प्रकार प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता जीवित रहने के लिए होती है। पौधे के फूल, फल, बीज, इनकी वृद्धि, परिवर्धन, इनके लिए जल का विशेष महत्व होता है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% तक जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क अवस्था में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। बच्चों, जैसे हमें ठंड लग जाती है और गर्मी में लू लगती है, इसी प्रकार पौधे को भी ठंड की ऋतु में, शीत ऋतु में अधिक ठंड होने पर पाला लग जाता है और गर्म लगने पर जैसे हमें लू लगती है, ऐसे ही वृक्ष को भी गर्म हवा से लू लग जाती है। इसको हम थोड़ा यहाँ विस्तार से मैं आपको बताना चाहूँगा। अब ये पाला क्या है? क्या होता है ठंड के दिनों में, जब पृथ्वी की सतह के ऊपर का तापमान 5 या 5 से कम डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो पृथ्वी की निचली सतह में तापक्रम 0 या -5 तक हो जाता है। इस स्थिति में नीचे 0 पर क्या होता है? बर्फ जम जाती है। तो पृथ्वी की निचली सतह पर जब ऊपरी सतह पर 5 या 5 से कम तापमान होता है, तो निचली सतह पर और कम तापमान होता है और निचली सतह पर बर्फ बन जाती है और ये पौधे की जड़ें इस ठोस जल को, यानी बर्फ जल के ठोस रूप को ग्रहण नहीं कर पाती। इसे हम पाला कहते हैं। गर्म हवा से रक्षा करना मतलब जैसे हमारे शरीर को निरंतर जल की आवश्यकता है, इसी प्रकार पौधे को भी जल की आवश्यकता होती है। जब हम बाहर निकलते हैं गर्मी के दिनों में, तो कहा जाता है ना कि पानी पी के निकलें, नहीं तो लू लग जाएगी। तो पानी, जब हमारे शरीर को निरंतर पानी की आवश्यकता होती है, जब हमें पानी नहीं मिलता, तो हमारे पानी की कमी होने पर हमारे शरीर की कोशिकाएं खून से पानी की कमी को पूरा करती हैं, जिससे हमें लू लग जाती है। शरीर के खून में पानी की कमी हो जाती है। इसी प्रकार पौधे को निरंतर जल की आवश्यकता होती है। जब ये जल जड़ों से नहीं मिलता, तो पौधे के तने एवं पत्तियों में जो जल है वो अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पौधा हमारा सूख जाता है। इसलिए फसल को निरंतर जल की आवश्यकता होती है। यह जल प्राकृतिक रूप से मिलता है वर्षा के ऋतु में, परंतु कृत्रिम रूप से फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल दिया जाता है। सिंचाई का समय और बारंबारता, मतलब रिपीट, हमें दूसरी बार कब सिंचाई करना, यह फसल की मिट्टी एवं ऋतुओं में भिन्न होता है। गर्मी में हमें पानी शीत ऋतु या वर्षा ऋतु की अपेक्षा कम देना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें गर्मी के दिनों में वाष्पन की दर अधिक होती है, इसलिए हमें ग्रीष्म ऋतु में अधिक पानी की आवश्यकता, हमें और हमारी फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जब पानी कम गिरता है या गर्मी के दिनों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और हम फसल को पानी नहीं देंगे, तो हमारे पौधे सूख जाएंगे। इसलिए गर्मियों में पौधों में जल की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं ये सिंचाई या हम फसलों को कैसे कर सकते हैं। तो सिंचाई के भी पारंपरिक और आधुनिक तरीके दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सिंचाई के स्रोत होते हैं, जैसे सिंचाई के स्रोत हैं, आपको पता है जो जल के स्रोत हैं वही सिंचाई के स्रोत हैं। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर ये जल के स्रोत हैं, जिन पर हम विस्तार से एक एक करके चर्चा करेंगे। सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीके होते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी पहले बताया, और कुछ आधुनिक तरीके होते हैं। पहले हम पारंपरिक तरीकों को देख लेते हैं। कुएं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। कुएं, झील, नहर से हम जल को निकालते हैं और अपनी फसल को पहुंचाते हैं। बांधों से तो पानी नहरों के जरिए छोड़ा जाता है और इनको हम खेतों तक पहुंचा देते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीकों में देखते हैं हम मोट या घिरनी की सहायता से, यह एक सरल उत्तोलक है घिरनी, चैन पंप की सहायता से, ढेकली की सहायता से, रहट या उत्तोलक तंत्र की सहायता से। ये सब जल स्रोत हैं और जल स्रोतों से हमें अपनी फसल तक पहुंचाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करना ही होता है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी इसकी उपलब्धता है, प्राचीन समय में नहीं थी, इसलिए कुछ पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे मोट से, कुएं से पानी निकालकर फसल को दिया जाता था। घिरनी लगी है, घिरनी से जैसे बाल्टी से पानी को खींचते हैं, इस प्रकार से पानी एक बड़े बर्तन, बड़े पात्र की सहायता से निकाला जाता था और अपनी फसल को दिया जाता था। ये मोट सिस्टम में होता था, इसे घिरनी भी कहते हैं। चेन पंप में ये आप देख रहे हैं घिरनी लगी है, नीचे गहरे पात्र से चेन की सहायता से पानी निकाला जाता था और फिर अपनी फसल को पानी दिया जाता था चेन पंप की सहायता से। अगला है ढेकली की सहायता से। ढेकली में भी एक लकड़ी है, देख रहे हैं आप, अपन इस वजन को थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता था, जिससे ये बाल्टी भर जाएगी और जब ऊपर आएगी, ये वजन के कारण बाल्टी ऐसे ऊपर ही रहेगी और उसमें पानी भरकर और अपनी फसल को दे दिया जाएगा। इसको ढेकली कहते हैं। रहट में ये बैल इस चक्री को गोल गोल घुमाता है, जिससे ये चक्री हमारी घूमती है और पानी निचले स्रोत से ये छोटे छोटे डब्बों की सहायता से ऊपर की ओर आता है, जिसे हम फसलों में दे सकते हैं। ये प्राचीन स्रोत हैं, पारंपरिक तरीके हैं जिनसे सिंचाई की जाती है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की बहुत सारी आधुनिक विधियाँ हैं। आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययिता शब्द का उपयोग है कम व्यय कम किए बिना। हम इसका फालतू उपयोग किए बिना केवल काम के जल का उपयोग करें, क्योंकि जल ही जीवन है, तो मितव्ययी रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं। जिसकी मुख्य विधियां निम्न हैं। पहला है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पाइप या नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है, देखने में बहुत अच्छा फव्वारा लगता है। ठंडी के दिनों में खेतों के किनारे में ये फव्वारा चलते हुए आप सबने देखा होगा।
इसका छिड़काव तंत्र पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही, जैसा लगता है देखने में जैसे बरसात की बूंदें गिरती हैं। ये बालुई मिट्टी के लिए बहुत अधिक लाभप्रद है। ये इसका चित्र है स्प्रिंकलर, ये पुस्तक में है, बुक में है। इसको हम एक दूसरे चित्र से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये है स्प्रिंकलर प्रणाली। इसको देखकर कुछ ध्यान आया, कुछ याद आ रहा है? ये सभी ने लगभग देखा होगा और बहुत ही अच्छा लगता है जब फसल पे चलता है। ये फव्वारा चारों तरफ घूमता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अगला है ड्रिप तंत्र, बूंद बूंद ड्रिप प्रणाली भी कहते हैं इसे। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए इसे बूंद बूंद ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं। ये देखिए, एक मोटर का उपयोग किया जाता है। ये मोटर कुएं से पानी खींचती है और इसके नोजल पौधे की जड़ के पास होते हैं। इसे कहते हैं ड्रिप तंत्र। इस तंत्र की एक और विशेषता है कि इसमें व्यर्थ जल बिल्कुल भी नहीं होता। फलदार पौधे, बगीचों, वृक्षों को पानी देने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये। पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता और जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए है एक वरदान है। सिंचाई की और भी आधुनिक पद्धतियाँ हैं, पर हमारे पाठ्यक्रम में हमें इन्हीं दो विधियों को लेना है, इसलिए हम अपना आगे अगला टॉपिक शुरू करेंगे, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होते हैं? हम खेत में अपनी फसल लगाते हैं। जब हमारी फसल होती है तो हम देखते हैं कि फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उगाए हैं। इन पौधों को हमने नहीं लगाया था, पर ये पौधे भी हमारी फसल के साथ उगाए हैं। इनको उगाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। ये अवांछनीय पौधे होते हैं जिनका हमें कोई भी उपयोग नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं और फसल को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि हमने जो पोषक तत्व, उर्वरक या खाद अपनी फसल पे डालेंगे वो कहीं ना कहीं इसे ग्रहण कर लेंगे और हमारी फसल को कम प्राप्त होगा। तो फसल में उगाए इन्हीं अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। हमारे उपयोग की जो फसल है, गेहूँ है या धान है, इसके साथ भी हम देखते हैं कई बार कई फसलें उगाती हैं जो हमारे काम की नहीं हैं। अब इन खरपतवार को हटाना हमारे लिए एक चुनौती होती है। तो इन खरपतवार को हटाने की एक विधि है जिसे हम निराई भी कहते हैं। निराई में खरपतवार को हटाया जाता है। खरपतवार जल, पोषक, जगह, प्रकाश सब कुछ हमारी फसल से ले लेगा और हमारी फसल इसके कारण कम होगी। तो ये खरपतवार जो है कटाई में भी बाधा उत्पन्न करती है तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए भी ये कुछ जो है वो काम की नहीं होती है। अब इस खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए एक तो हम निराई कर सकते हैं, दूसरा खरपतवार को हटाना, उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान और भी तरीके अपनाते हैं जिससे इसको एक तो निराई करवा सकते हैं, दूसरा हाथ से उखाड़ के फेंकने की व्यवस्था कर सकते हैं, दूसरा खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम जो समय है वो अपनी फसल में पुष्प या बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। इसमें हमारा ध्यान रखना होता है कि हमारी फसल जो है उसके पौधे को नुकसान ना हो। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है। अब ये रसायन जिनसे खरपतवार को नष्ट करते हैं ये खरपतवार नाशी कहलाते हैं। जैसे एक दो के नाम यहाँ दिए हैं, 2,2,4-D आदि कई कीटनाशक आते हैं जो विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है और ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से लेकिन ज़रूर फसल को भी कुछ हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार नाशी जो होते हैं इनको जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर या फुहारा की सहायता से खेत में छिड़क दिया जाता है। ये चित्र ये देखिए, ऐसे पीठ पर लगाने के लिए पंप आते हैं, इसमें वो दवाई भर दी जाती है। खरपतवार नाशी दवाई होती है, ये मनुष्य को भी प्रभावित करती है, इसलिए देखो किसान ने अपना मुंह
कवर किया हुआ है, फेस कवर किया हुआ है, मास्क लगाया है। इस प्रकार मास्क लगाना ज़रूरी है और इसको लगाकर छिड़काव किया जाता है। इसका प्रभाव छिटकने वाले व्यक्ति पर हो सकता है यदि वह सावधानी ना बरते तो, इसलिए यह कार्य सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसके बाद आता है अगला महत्वपूर्ण चरण, अंतिम तो नहीं कहेंगे, फसल की कटाई। फसल की कटाई सबसे महत्वपूर्ण काम है। जब फसल पक जाती है तो उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट देते हैं। कई विधियाँ हैं कई फसलों में। कुछ फसलों को उखाड़ा ही जाता है और कुछ फसलों को काटा जाता है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हर फसल के लिए ये पकने का समय अलग अलग है। हमारे देश में दरांती की सहायता से कटाई की जाती है। दरांती ये नाम लिखा हुआ है। हमारे यहाँ इसको दातरा भी कहते हैं या हसिया भी कहते हैं। ये चित्र देख के आप स्पष्ट देख सकते हैं, ये इसी का नाम दरांती लिखा है, दातरा, हसिया। विभिन्न क्षेत्रों में बोलचाल की भाषा में अलग अलग इसे बोला जा सकता है। फिर इसे काटने के बाद थ्रेसर मशीन की सहायता से थ्रेसिंग की जाती है या बैलों की सहायता से इसकी दाउन करते हैं और फिर इस फसल को उड़ाते हैं, इसमें से कचरा अलग और अपनी फसल को अलग करते हैं। परंतु आज के आधुनिक युग में ऐसी मशीनें आ गई हैं जो फसल को काट के सीधे हमें अनाज मुहैया करा देती हैं। इस मशीन को कहते हैं, एक मशीन का उपयोग करते हैं हार्वेस्टर। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना और इस काम को कहते हैं थ्रेसिंग। यह सब एक कंबाइंड मशीन में होता है जिसे कहते हैं हार्वेस्टर। ये सभी ने देखी होगी, जिनने नहीं देखी है तो वो ये चित्र है, ये कंबाइंड मशीन जुड़ा हुआ जिसमें हार्वेस्ट और थ्रेसिंग दोनों कार्य होता है। ये संयुक्त रूप है हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का संयुक्त रूप। छोटे खेत वाले किसान इस अनाज को फटक कर भी निकाल लेते हैं। कटाई के बाद खेत में छोटे छोटे तने जो रह जाते हैं उनको खेत में नराई कहा जाता है, नरवाई। तो जो नरवाई है इसको जलाना अत्यंत हानिकारक होता है, जिससे जनधन की भी हानि हो सकती है और होती भी है। तो इस नरवाई को जलाने से बचना चाहिए, इससे आग लगने का भी खतरा होता है। इसको विनोइल अलग कर फटक कर विनोइल अलग कर लेते हैं फसल को। और जो ये है, ये एक मशीन है, इसको कहते हैं थ्रेसर। विनोइल फटकने वाली मशीन है, इसको ये साफ कर देती है। अपने जो फसल में हाथ से काटी हुई फसल है उसको इसमें डाल के इससे भूसा अलग किया जाता है, इसमें भूसा प्राप्त हो जाता है। हमारे देश में फसल की कटाई पर बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं विभिन्न फसलों के दौरान। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास और खुशी वाला होता है। सभी स्त्री एवं पुरुष मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, अलग अलग। अब इस कटाई के बाद प्राप्त हुई फसल को हमें एक समय में तुरंत तो हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमें अगले साल मान लो हमारे पास कम फसल हो तो हम इस रखी हुई फसल का उपयोग करेंगे। तो इस फसल को घर में या बड़े स्तर पर भी रखना होता है। बड़े स्तर पर रखना कहलाता है भंडारण। घर पर भी हम छोटे स्तर पर छोटे छोटे ड्रमों में भर कर रखते हैं। उत्पाद का भंडारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, कि हमने रखा और यदि उसमें कीड़े लग गए तो ये हमारे लिए किसी काम नहीं आएगा। और फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसमें नमी, कीट, चूहा एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। ताज़ा फसलों में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताज़ा कटी गई फसल के दानों के बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया तो उनके खराब होने का
खतरा बना रहता है, या अंकुरण होने की भी संभावना रहती है। यदि नमी है तो ये वहीं वहीं अंकुरित हो जाएंगे। इसलिए भंडारण से पहले दानों को पर्याप्त मात्रा में सुखा लेना चाहिए। उनकी नमी में कमी आ जाती है, इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों में भी करते हैं। धातु के बड़े पात्र, बेन्स, ड्रम्स जो भी कहते हैं, बड़े बड़े ड्रम, कोठी, इनमें भी करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो बैग, साइलो बैग प्लांट देखा हो आपने, एक विशेष प्रकार का बैग होता है, जो प्लास्टिक का बैग होता है, जिसको साइलो कहते हैं। इस साइलो बैग में अनाज को भर दिया जाता है। यह हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक बाबई के पास आपने देखा होगा, अपने आरी ग्राम में भी आपने साइलो बैग प्लांट देखा होगा, जिससे वो विभिन्न जीवों से इसकी रक्षा होती है। घर में हम अनाज को रखते समय नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग करते हैं, क्योंकि नीम भी जीवाणुनाशक है, इसमें भी कीड़े नहीं लगते, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और बड़े पैमाने पर वेयर हाउसेस में फसल को रखा जाता है। जब उपयोग हो तो वहाँ से इनको निकाल लिया जाता है। तो ये है इनका भंडारण। भंडारण की बहुत सारी विधियाँ हैं। तो ये है बच्चों साइलो बैग का एक फ़ोटो देख सकते हैं हम। ये ऐसे बड़े बड़े बैग होते हैं जिसमें अनाज को कंप्रेस करके भर दिया जाता है, और इसमें नमी किसी भी प्रकार से आने की संभावना नहीं होती। इसमें से पूरी एयर को निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार से और बड़े बड़े भंडारण वेयर हाउस बड़े बड़े में किया जाता है, बड़े बहुत बड़े स्तर पे, जिसमें ट्रक के ट्रक अंदर चले जाते हैं और नीचे दवाओं का छिड़काव कर दिया जाता है और एयर वेंटिलेशन बना रहता है। ये भी एक साइलो है जिसमें अनाज का भंडारण किया जाता है। तो इस प्रकार के साइलो प्लांट भी होते हैं। इसके अलावा बड़े बोरों में भरकर भी वेयर हाउसेस में इस प्रकार से अनाज को रखा जा सकता है। ये आप देख रहे हैं भंडार गृह का एक फ़ोटो, इस प्रकार से भी रखते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जंतुओं से भोजन। हम जैसे फसलों पर निर्भर हैं, पौधों पर निर्भर हैं अपने भोजन के लिए, ऐसे ही हम कहीं ना कहीं बहुत अधिक जंतुओं पर भी अपने भोजन के लिए निर्भर हैं। ये एक तालिका आपकी पुस्तक में दी हुई है। जैसे हम दूध के लिए, दूध भी हमारी एक आवश्यकता है। दूध के लिए हम गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, अपने यहाँ गाय और भैंस का ही दूध पिया जाता है। अन्य क्षेत्रों में बकरी, ऊँट, इनका भी उपयोग किया जाता है। तो इस तालिका को आप आगे पूरा कर सकते हैं। यहाँ खाद्य पदार्थ में जैसे अब एक उदाहरण देके हम बता देते हैं। खाद्य पदार्थ में अंडे लिख दिया। अंडे हम किसके खाते हैं? मुर्गी से खाते हैं। बतख के अंडे भी कुछ क्षेत्रों में खाए जाते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं। इस सारणी की पूर्ति आप आराम से घर में बैठकर कर सकते हैं। और इसमें लिख सकते हैं मांस खाया जाता है, मछली, बकरी, तो ये लिख सकते हैं। इस सारणी को पूरा कर लेंगे। मछली भी एक मुख्य आहार के रूप में, कुछ जैसे बंगाली लोग जो होते हैं वो तो मछली उनका मुख्य भोजन होता है। तो इस प्रकार से इसको पूरा कर लेंगे। इसमें भी बहुत अधिक मछली के कॉड में विटामिन मिलते हैं। मछली के विटामिन के कॉड में क्या होता है? विटामिन डी होता है। इसका तेल बनाया जाता है, मछली का तेल भी मिलता है, इसको भी ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार घरों में फार्म हाउस खोले जाते हैं। फार्म हाउस में ये पशुओं को पशुपालन कहते हैं, जिसको बड़े स्तर पर पशुओं का पालन करना पशुपालन कहलाता है। ये भी एक मुख्य रोजगार है। भोजन, आवास, देखभाल की वहाँ इनकी आवश्यकता होती है, और ये कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिससे हम अपने खाद्य पदार्थ की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे दूध, अंडे, मांस। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां पाली जाती हैं, जहां से प्रत्यक्ष मुर्गियां और अंडों का विक्रय किया जाता है। तो ये पाठ इसी के साथ यहाँ समाप्त होता है। आपको इससे संबंधित जो भी समस्या है वो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या आपको इस पाठ में आए किसी भी प्रश्न उत्तर के
में समस्या है तो आप बता सकते हैं। इसके आप सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।